हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम, फाउंडर ऑफ मैथ्स एकेडमी। आईआईटी जेई का जो कोर्स है इसको मैं कुछ इस तरीक़े से डिवाइड किया हूँ कि हर चैप्टर का मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पार्ट में आपको सारे थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे और दूसरे वीडियो में उसी से रिलेटेड आपको जो है प्रॉब्लम्स मिलेगा। तो यहाँ पर आईआईटी जेई में जो भी अपना टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आईआईटी जेई में मैक्सिमम जो टाइम क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है अपना पीएनसी, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। तो ये चैप्टर 1 टॉपिक पीएनसी और सब टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इस वीडियो में आपको थ्योरी को समझने के लिए जो भी एग्जाम्पल की ज़रूरत है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर में सम्स रहेगा। तो ये होगा अपना लेक्चर 1 का दो पार्ट, एक होगा थ्योरी पार्ट और एक होगा इसका प्रॉब्लम पार्ट्स। मैथ्स एकेडमी का अपना वेबसाइट्स है mathsacademy.org.in। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन से, आप लोग विज़िट ज़रूर करें। फेसबुक में मैथ्स एकेडमी को लाइक करें, इंस्टाग्राम में मैथ्स एकेडमी को लाइक करें, जुड़े रहे और अप टू डेट इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहेगा। तो आज का जो ये सब टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और पीएनसी जो होता है वो एक्चुअली हम लोग को काउंटिंग करना पड़ता है विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। आपको गिन के नहीं बल्कि आपको फार्मूला और पैटर्न के ज़रिए से फाइंड आउट करना पड़ता है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर या फिर हाउ मेनी वेज आर देयर टू परफॉर्म वन एक्शंस। तो कोई भी काम को करने के लिए कितना सारा ऑप्शंस होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे वन बाय वन, बट सम पैटर्न, सम फार्मूला, सम स्ट्रेटजी से हम लोग बता देंगे कि इतना सारा वे है जिससे हम लोग इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो तरीक़ा का काउंटिंग हम लोग सीखेंगे। एक होगा आपका प्रिंसिपल काउंटिंग में फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और एक आएगा एडिशंस। तो दो रूल यहाँ पर हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। एक होगा मल्टीप्लिकेशंस रूल और एक आ जाएगा आपका एडिशंस रूल, ठीक है ना। तो दो रूल है, एक है आपका मल्टीप्लिकेशंस रूल और एक रूल है आपके पास दैट इज़ कॉल्ड एडिशन रूल। तो पहले इस दोनों रूल को समझते हैं और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। एडिशंस रूल, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशंस रूल में मल्टीप्लिकेशंस रूल उसको ऐसे लिखते हैं। तो नाउ सबसे पहले इस रूल को डिस्कस करते हैं। सपोज़ एक वर्क है, तो वो वर्क W है जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको दो कंपोनेंट्स करना होगा। तो पहले वाले जो कंपोनेंट्स है वो एम तरीक़ा से परफॉर्म हो सकता है, एम वेज में, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो एन वेज में परफॉर्म हो सकता है। तो जब एम और एन ये दोनों सब वर्क कंप्लीट होगा तभी आपका होल वर्क W कंप्लीट होगा। अगर ऐसा होता है कि एम वेज में जो पार्ट हो रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्क और सेकंड पार्ट ऑफ द वर्क, ये दोनों जब कंप्लीट होगा तभी आपका जो है होल वर्क W कंप्लीट होता है। किसी एक को करने से ये W वर्क जो है ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये दोनों का होना ही ज़रूरी है। तो दोनों का होना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जॉब एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द जॉब, दोनों ही होना अगर कंपलसरी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म द वर्क W इज़ इक्वल टू एम इंटू एन वेज। ये हो जाएगा एम इंटू एन वेज, ठीक है ना। इसी तरीक़े से बच्चों एडिशंस रूल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्क होता है W और ये W को कंप्लीट करने के लिए एक पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट और एक सेकेंड पार्ट। मान लेते हैं कि कोई भी एक पार्ट अगर कंप्लीट हुआ तो आपका W वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो W वर्क कंप्लीट करने के लिए दोनों पार्ट का होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी एक पार्ट, फर्स्ट टास्क अगर कंप्लीट होता है तब भी आपका हो जाएगा। और मान लेते हैं सेकेंड जो पार्ट सब पार्ट है
तो एक वर्क W है, उसको कंप्लीट करने के लिए दो पार्ट्स है। ये काम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसी एक का अगर हो जाता है काम, फर्स्ट या सेकंड काम, तो आपका W वर्क होल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म द वर्क W विल बी m + n। तो ये था आपका स्टेटमेंट। तो सपोज अ W वर्क हैज़ द सब कंपोनेंट which can be performed in m and n respectively. The work W can be done when both the parts of the work is done, then the number of ways should be m into n। और यहाँ पर कोई भी एक पार्ट अगर होता है तो W कंफर्म हो जाएगा, दोनों का होना कंपलसरी नहीं है, और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो इसको हम लोग सम टाइम बोलते हैं दीज एंड दैट रूल। दीज एंड दैट रूल मतलब यहाँ पर सब पार्ट्स का होना दोनों का ही ज़रूरी है। अगर ये W वाला जो वर्क है 3 पार्ट में अगर डिवाइड है तो तीनों का होना ज़रूरी होगा। तो दीज एंड दैट, ये भी पार्ट होना चाहिए, वो भी पार्ट वर्क का कंप्लीट होना चाहिए, देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओके ना। और ये वाला एडिशन रूल कब अप्लाई होगा? जब होगा आइदर और, मतलब कोई भी एक पार्ट अगर हो जाता है जॉब का तो पूरा वर्क W कंप्लीट हो जाएगा, आइदर और। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइदर और, ठीक है ना। तो अब इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्टेशन है A और यहाँ पर एक स्टेशन है C, ठीक है ना, और बीच में एक स्टेशन आता है B। तो A से B में जाने के लिए आपके पास कितनी सारे वेज है? तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 वेज, 2 वेज, 3 वेज एंड 1 मोर, सपोज 4 वेज। तो A से B स्टेशन में जाने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज 4 है, और B स्टेशन से C स्टेशन में जाने के लिए आपके पास 3 वेज है, ठीक है ना। 3 वेज से आप जा सकते हैं B से C में। अब क्वेश्चन है कि अगर एक पर्सन्स को जाना पड़े A से C में, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर आप जाते हो A टू C वाया B, तो अगर आप A से C में जाते हो B होकर, तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, हाउ मेनी वेज आर देयर इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम A टू C। अगर आपको A से C में जाना है B स्टेशन को क्रॉस करके, तो आप कितनी तरीक़ा से जा सकते हो? तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप रूट का नाम दे दोगे, ये मान लेते हैं सपोज़ रूट नंबर 1 है पहला वाला, दूसरा वाला 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और यहाँ पर ऐसे कुछ नाम दे देते हैं A, B और C। तो अगर आप यहाँ पर काउंटिंग करना शुरू करो तो आप यहाँ रोड 1 से आते हो, फिर A, B और C में किसी एक को यूज़ करके चले जाते हो। तो 1 के साथ A, ये रोड आप ले सकते हो, 1 के साथ B और फिर 1 के साथ C, ऐसे करके आप C तक पहुँच गए यूजिंग द B और वाया B। अगर आप 2 नंबर रास्ते से आते हो, फिर आप A को यूज़ कर सकते हो, 2 नंबर से आने के बाद B रास्ते से जा सकते हो C पे, या फिर 2 में आके आप डायरेक्टली C में जा सकते हो। C होके C, यहाँ पर स्मॉल C जो है ये रोड का नेम है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो A के लिए आपके पास 1 रोड के लिए 3 ऑप्शंस है, 2 के लिए फिर 3 ऑप्शन, 3 के लिए फिर 3 ऑप्शन और 4 के लिए भी 3 ऑप्शंस। तो अगर आप इसको काउंट कर लोगे तो यहाँ पर टोटल 12 नंबर ऑफ़ वेज आ जाएगा। तो किसी एक रूट को इस्तेमाल करके आप C तक पहुँच सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है। A से B में जाने के लिए आपको 4 वेज मिलते हैं और B से C में जाने के लिए 3 वेज है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 4 × 3 12, क्योंकि यहाँ पर आपका मेन टास्क क्या है, A से C में जाना है। तो A से C में जाना है, ये आपका मेन टास्क है, ठीक है ना। और ये जॉब जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहले आपको A से B में आना होगा, तो ये वर्क का एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, और फिर B से C में जाना होगा, और दोनों ही जॉब होना ज़रूरी है, दोनों ही टास्क A से B और B से C में जाना ज़रूरी है, तभी आप A से C में जा सकते हो।
तो यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जितने सारे सब पार्ट्स उस उनके निकलते हैं, वो सारे ब्रांचेस को होना कंपलसरी होता है, तो आपको फिर उस केस में मल्टीप्लिकेशन रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चंस को आप देखें, इसका मैं एक और पार्ट बना देता हूँ। मान लीजिए एक बंदा है जो बी स्टेशंस पे खड़ा है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है एम, जो बी स्टेशंस पे खड़ा है। अब उसको ऑप्शन दिया गया कि आपको लीव करना है, बी स्टेशन आपको छोड़ना है। तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस है। लीव करना है, आपको बी स्टेशन से चले जाना है, हट जाना है। ठीक है ना। तो बी स्टेशन छोड़ने के लिए अब वो बंदा करेगा क्या, वो आइदर सी के तरफ जाएगा या फिर और ए के तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए आइदर और वाला स्टेटमेंट लग जाएगा। तो एम लीव्स द स्टेशन बी, आइदर ही और शी विल गो टू सी और एम विल गो टू ए। मतलब ऐसा नहीं है उसको ए में बी स्टेशन छोड़ने के लिए एक बार सी में जाना होगा, फिर एक बार ए स्टेशन में जाना होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक पार्ट अगर वो कर लेता है इस जॉब का, मतलब आपको बी स्टेशन छोड़ना है तो आप आइदर ए की तरफ चले जाओ ए स्टेशन में, या फिर आप चले जाओ सी स्टेशन में। तो किसी एक स्टेशन में जाना होगा, किसी एक, दोनों का होना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर ए स्टेशन में जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस है और सी स्टेशन में जाने के लिए 3 ऑप्शंस है, तो टोटल आपके पास 7 ऑप्शंस है। तो यहाँ पर आप कभी भी मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एडिशन रूल अप्लाई करना है। ये स्टेशन बी छोड़ना है, ये मेन पार्ट है जॉब का। तो ये डब्ल्यू वर्क कंप्लीट होगा, तो ये डब्ल्यू वर्क कंप्लीट होगा, इसका 2 सब ब्रांचेस है। आइदर आप बी छोड़ के ए सी में चले जाओ या फिर आप बी छोड़ के ए में चले जाओ। तो जब भी और आ जाएगा आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको ये करना है या फिर वो करना है, तो दोनों में से कोई भी एक करने से आपका टास्क परफॉर्म हो जाता है। तो इस केस में आपको हमेशा एडिशन रूल ही अप्लाई करना होगा। तो बच्चों बात समझ में आ रही है कि एडिशन रूल कहाँ अप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ अप्लाई करना है। जहाँ पर दोनों ही काम का होना कंपलसरी हो, मतलब दोनों ही काम को करना ही पड़ेगा आपको, तभी आपका जॉब कंप्लीट होगा। मतलब मैंने इंटरसेक्शन से डिनोट कर रहा हूँ और यहाँ पर यूनियन से डिनोट कर रहा हूँ। कोई भी एक पार्ट अगर हो गया तो आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो उस केस में आपको एडिशन रूल को अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो आपका इसी थ्योरम के ऊपर, इसी काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारा सम्स हम लोग को सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कैसा वर्क करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो 12 के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है ना। एक स्टूडेंट है वो 12 पास कर गया, अब वो बीटेक में एडमिशन लेगा। ठीक है। तो अब जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहता है, तो वहाँ पर 2 सेशन में कोर्सेज ऑफ़र किया जाता है। एक मॉर्निंग में, एक आपको मॉर्निंग में बीटेक करवाया जाता है और एक हो रहा है आपका डे सेक्शन में। एक मॉर्निंग में है, बीटेक का ऑप्शन है आपके पास, और दूसरा है कि क्लासेस डे में होते हैं, वहाँ पर से भी आप बीटेक कर सकते हो। तो मॉर्निंग में आपके पास 5 सब्जेक्ट है जिसमें आप बीटेक कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट है आपके पास बीटेक करने के लिए। तो मॉर्निंग वाला सब्जेक्ट क्या क्या है, M1 सब्जेक्ट एक है, M2 सब्जेक्ट एक है, M3 है, M4 है और M5 है। ठीक है ना। तो ये 5 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर में आप बीटेक कर सकते हो। जैसा होता है ना इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये जो इंजीनियरिंग है डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग, उसका मैंने नाम दे दिया। तो बीटेक इन M1, आपने इलेक्ट्रिकल में बीटेक कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लिया, दैट इज़ M2, लाइक दैट। सिमिलर वे में जब आप डे में करोगे तो आपके पास डे में बीटेक करने के लिए 3 जो है ब्रांचेस है, 3 स्ट्रीम है। D1 एक है, D2 एक है और D3 एक है। तो 12 पास करने के बाद ये IIT इंस्टीट्यूट में अगर आपको बीटेक या BE करना है, तो अब मेरा क्वेश्चन है आप कितने तरीके से बीटेक कर सकते हैं, आप कितने तरीके से बीटेक कर सकते हैं। तो बच्चा तो एक ही कोर्स में ही बीटेक करेगा, एक यूनिवर्सिटी में, आइदर वो
मॉर्निंग या फिर डे वाले कॉलेज में भर्ती हो जाएगा और उसके बाद वो किसी एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल किसी एक में उसको बीटेक करना पड़ेगा। तो इस केस में यहाँ पर उसके पास जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर M4 तक, M5 तक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन है जिसमें आप बीटेक कर सकते हो और यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस है। तो यहाँ पर 3 ब्रांचेस आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो किसी एक में आप बीटेक कर सकते हो। तो 5+3 ये हो जाएगा आपके पास टोटल 8। तो टोटल 8 ऑप्शंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही स्ट्रीम के ऊपर में बीटेक करना है। आप एक साथ दो स्ट्रीम के ऊपर में बीटेक नहीं कर सकते। ये रेगुलर कोर्सेस है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह में गए और इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लिया और फिर उसी कॉलेज में डे में गए तो आप मान लीजिए सिविल में कर लिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी एक में आपको जो है बीटेक का इंजीनियरिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है एडिशन रूल ही अप्लाई करना होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर एक रूम है और इस रूम पे जो है डोर लगे हुए हैं 1 2 3 4। एक रूम है जिस रूम पे 4 डोर है, ठीक है ना। ये सारा डोर का आप नाम दे सकते हो, D1, D2, D3 एंड D4। अब एक चोर है, एक चोर आया और इस रूम के अंदर में वो एंटर किया चोरी करने के लिए, ठीक है ना। अब वो चोरी कर लिया, करके फिर उसको बाहर भी निकलना है। लेकिन चोर ने एक जो है खुद ही एक रूल बना लिया है। वो रूल क्या है कि जिस डोर से वो चोर चोरी करने जाएगा रूम के अंदर, जब वो वापस आएगा उस डोर से बाहर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन क्लियर है आपके पास? एक चोर है, एक रूम के अंदर जा रहा है चोरी करने के लिए जिसमें 4 डोर है। तो जब वो चोरी करने के लिए एंटर करेगा तो उसके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। किसी एक डोर से वो रूम के अंदर जाएगा चोरी करने के लिए। अब वो चोरी करने के बाद उस डोर से बाहर नहीं आ सकता, ये उसका रूल था। तो जब वो उस डोर से बाहर नहीं आएगा तो निकलने के टाइम में उसके पास 3 ऑप्शंस है। अब बच्चे ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर एडिशन होगा या मल्टीप्लाई होगा, सोच के आप लोग बताओ। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर रूम के अंदर जाना, इंटर टू द रूम, तो पहले आपको इंटर करना है, ये एक टास्क है जिसको मैं W1 बोल सकता हूँ। और वहाँ से फिर एग्ज़िट करना है, ये 2 नंबर टास्क है। अब ये दोनों जब एक साथ होगा तभी आपका चोरी कंप्लीट होगा। आप अंदर गए, चोरी किए और फिर बाहर आए तो आपका पूरा वर्क कंप्लीट हुआ। तो मतलब इंटर करना और एग्ज़िट करना दोनों ही कंपलसरी है। तो जब ऐसा हो जाए कि दोनों ही कंपलसरी हो जाए तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ आंसर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में आप ये मत सोचना कि एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप एडिशन यूज़ करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इधर आप इंटर किए, एग्ज़िट नहीं किया, ठीक है ना। इस टाइप का कुछ सिचुएशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों ही टास्क को जो है परफॉर्म करना है, ठीक है ना, ध्यान रहे इसका। अच्छा, मान लो यहाँ पर वो चोर कोई भी रूल नहीं बनाता, विदाउट एनी रूल, और उसके पास कोई भी रूल नहीं है, वो गया चोरी किया और बाहर आ गया, तो अब वो कितनी तरीके से इस जॉब को परफॉर्म कर पाता। तो रूम में इंटर करने के लिए उस चोर के पास 4 ऑप्शन था। किसी भी एक डोर से वो अंदर चले जाता, चोरी कर लेता, और करने के बाद जब बाहर आता तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो फिर से किसी एक डोर को यूज़ करता। तो अंदर गया एक काम, बाहर आया और एक काम, तो ये दोनों काम जब कंप्लीट होगा एक साथ तब आपका जो है उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में विदाउट एनी रूल उसके पास 16 ऑप्शंस है। तो ये 16 ऑप्शंस है जिसमें से किसी एक ऑप्शंस को उन्होंने यूज़ किया होगा। आइदर D1 से अंदर गया, D2 से बाहर आ गया, या फिर D1 से अंदर गया, D1 से ही बाहर आ गया उसी डोर को यूज़ करके। ऐसे करके 16 ऑप्शंस बन जाएंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर में मैंने PNC का फर्स्ट लेक्चर है और एकदम फंडामेंटल चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आप
मैथ्स एकेडमी से निराश ना हो, मैथ्स एकेडमी से जुड़े रहे। और यहाँ पर मैथ्स कुछ इस तरीक़े से मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आपका जो है मैथ्स से रिलेटेड सोच ही बदल जाए। मैथ्स आपको टफ़ लगना नहीं चाहिए, मैथ्स का फंडा को आप समझिए, मैथ्स का प्रिंसिपल को आप अंडरस्टैंड कीजिए कि वर्क कैसे करता है। तो अगर ये आपके पास क्लियर रहा तो मान के चलिए बच्चों, आपको जेईई आईआईटी क्रैक करना कोई भी बड़ी बात आपके लिए नहीं है। तो आज के छोटे से इस लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया कि ये जो चैप्टर्स ऑफ काउंटिंग है, जिसको हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ये असल में काउंटिंग है। आपको काउंट करना है, कितने सारे वेज है कोई काम को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग दो प्रिंसिपल सीखे, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एक होता है एडिशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर जो सब ब्रांचेस होंगे वर्क के, वो हर ब्रांच को कंप्लीट होना कंपलसरी है, तभी आपको हर ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर देना है। और एडिशन प्रिंसिपल हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, जब जितने सारे वेज में वो काम परफॉर्म हो सकते हैं, उनके जो सब ब्रांचेस है, तो उसमें से किसी एक ब्रांच अगर कंप्लीट हो जाता है, किसी एक सब वर्क अगर कंप्लीट होता है, तो आपका होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में आपको एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करना है। तो जो भी सिचुएशन अपीयर हो, आप बाय हार्ट करने के चक्कर में या रोट मेमोरी के ऊपर ना जाए, आप उसको ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को और सोचें क्या ये दिस एंड दैट रूल लगेगा, मतलब दोनों जो सब वर्क है दोनों ही का कंप्लीट होना कंपलसरी है या फिर किसी एक वर्क का होना कंपलसरी है। तो आइदर और आपका सेंटेंस में आ जाएगा जब आप कैलकुलेशंस करोगे कि आइदर और, आइदर ये ऑप्शन या और वो वाला ऑप्शन होने से टास्क कंप्लीट होगा, या फिर दोनों का होना ही कंपलसरी है। तो दोनों का होना जहाँ कंपलसरी होगा तो आपको दिस एंड दैट रूल, दैट मीन्स एंड रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देना है। और जहाँ पर आइदर और आ जाएगा कि किसी एक टास्क को कंप्लीट होने से होल वर्क कंप्लीट होता है, तो आपको एडिशन प्रिंसिपल को यूज़ करना होगा। और बाकी लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि यही दो प्रिंसिपल मेन होता है जिसके ऊपर सारे नोटेशंस हम लोग जो है वो जो है यूज़ करेंगे। तो बच्चे को जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो अच्छे से ही सीखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे और आप जो है वहाँ से इस प्रिंसिपल के ऊपर में अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे। mathsacademy.org.in ये वेबसाइट क्रिएट किया जा रहा है, अंडर द कंस्ट्रक्शंस है। तो जब आप इस वेबसाइट से जुड़ जाएंगे तो सारे वीडियोस और सारे जो है पीडीएफ वगैरह आपको सब इसमें जो है अवेलेबल होगा, वो सारे के सारे फ्री होंगे। mathsacademy.org.in में कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ईच एंड एवरी कोर्सेज, ईच नोट्स ऑल आर फ्री, डीपीपी फ्री, सीट्स फ्री, सारे चीज़ फ्री होंगे, विथ सोल्यूशन होंगे, आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और वो सारे के सारे वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो बच्चे जो है मुझसे जुड़े रहे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, अपने वेबसाइट में, और अपनी जो भी डाउट्स और क्वायरीज़ है तो मुझे ज़रूर सेंड करें। और ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको भी जो है ध्यान से नोट कर ले, अपने डाउट्स वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। 9330316961 ये अपना व्हाट्सअप नंबर भी है और यही कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है ना। और बच्चे, और एक बात कि एक धमाकेदार ऑफ़र मैंने टीचर्स डे के लिए शुरू किया है कि कोई भी बच्चे आईटी जेईई के लिए अगर क्लास करना चाहता है तो इस सितंबर मंथ में वो विदाउट फीस मैथ्स एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। सितंबर में 1 मंथ फुल फ्री क्लासेस है और एवरी क्लासेस जो है वो संडे को होगा। हर क्लासेस 2 घंटा करके है, 11 का 2 घंटा, 12 का 2 घंटा और ड्रॉपर बैच के लिए 2 घंटा। तो आपको पूरे ये सितंबर मंथ में किसी एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा और उसके ऊपर आपका स्किल डेवलप किया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आपको अच्छे लगे तो फिर आप नेक्स्ट मंथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सितंबर मंथ फुल फ्री है एंड ओनली फॉर द टीचर्स डे ओकेशंस, ओके ना। तो मेरे तरफ से आप लोगों को ढेर सारे बेस्ट विशेस फॉर माय फ्यूचर आईटीएन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव अ नाइस डे।